हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक में आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस पढ़ लिया। नॉन आइडल सॉल्यूशंस में हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि नॉन आइडल सॉल्यूशंस में जो दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम राउल्स लॉ और दूसरा जो होता है वो नेगेटिवली डेविएटेड फ्रॉम राउल्स लॉ। ये कैसे होते हैं, किन किन कंडीशंस में ऐसा होता है और कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो पॉजिटिव डेविएशंस या नेगेटिव डेविएशंस शो करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने बात किया था थोड़ा सा। आज हम लोग इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को देखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो जितने भी सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं और दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से बने होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स जो हैं वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। जब भी हम उनको सेपरेट करते हैं तो वो हमें जो है वो कंपोजिशन जो मिलता है सेपरेशन के बाद वो उसी सॉल्यूशन का ही कंपोजिशन मिलता है। उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग नहीं हो पाते हैं। इनके जो सेपरेशन की मेथड है, जो सेपरेशन का जो तरीका है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग मिक्सचर्स को, जो कि डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के आधार पर अलग कर लेते हैं। तो जितने ऐसे मिक्सचर्स हैं which can be separated into pure components, they are called geotropic। इनको हम लोग जियोट्रॉपिक कहते हैं। जो सेपरेटेड हो सकते हैं डिस्टिलेशन के द्वारा, जिनको सेपरेट किया जा सकता है, उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जा सकता है, वो जो होंगे वो कैसे होंगे? वो जियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे और ये आइडल सॉल्यूशंस होते हैं। ये आइडल सॉल्यूशंस होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो किसी भी मिक्सचर से या सॉल्यूशन से उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का क्राइटेरिया होता है, यानी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, वो किस बात के बेस्ड ऑन होता है, किस चीज के बेस्ड ऑन होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल है जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसका लिक्विड फेज और वेपर फेज जो होगा वो डिफर होगा, यानी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। वेपर फेज या तो ज्यादा होगा तो लिक्विड फेज कम होगा, या लिक्विड फेज ज्यादा होगा तो वेपर फेज कम होगा। तो दोनों को अगर हम लोग देखें तो दोनों में वेपर फेज और लिक्विड फेज में एक डिफरेंस आना चाहिए। अगर ये डिफरेंस आता है तब तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लें कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वेपर फेज एक कंपोनेंट का और लिक्विड फेज एक कंपोनेंट का दोनों इक्वल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं, यानी वे सॉल्यूशंस जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, उनके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाते हैं। हालांकि वो वेपोराइज होंगे, वेपर्स का फॉर्मेशन होगा और वेपर्स को अगर कंडेंस करेंगे तो हमें लिक्विड मिलेगा, लेकिन जो लिक्विड मिलेगा वो सेम कंपोजिशन में होगा जैसा कि सॉल्यूशन था। यानी सॉल्यूशन वेपोराइज होता है और डिस्टिलेशन के बाद हमें वही सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं, जिसमें हम उनके कंपोनेंट्स को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो जियोट्रॉपिक होते हैं। और जिसमें नहीं कर सकते हैं वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाने कि सेपरेशन इज पॉसिबल। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, separation of components of a solution, components of a solution can be done
by fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो सेपरेशन है उसको हम लोग कर सकते हैं किसके द्वारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। लेकिन जो सेपरेशन का प्रोसेस होता है, जो सेपरेशन होना है, वो केवल तभी पॉसिबल है जब वेपर फेज जो होंगे किस एक कंपोजिशन के वो डिफरेंट होंगे उसके लिक्विड फेज से। तो मतलब क्या हुआ कि सेपरेशन इज पॉसिबल, separation is possible when the vapor phase of composition is different from the boiling liquid. अगर ये सिचुएशन आती है तो ऐसी कंडीशन में सेपरेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं आती है तो ये सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। इस चीज को जरा हम लोग एक ग्राफ के द्वारा थोड़ा सा समझते हैं। एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं और इस ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि दो कंपोनेंट्स हमने लिया, एक था कंपोनेंट ए और एक था कंपोनेंट बी। जब xa इक्वल टू 1 है तो xb इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यहां पे क्या होगा? xb इक्वल टू 1 तो xa इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर xa इक्वल टू 1 है तो इसके लिए जो यहां पे टेम्परेचर होगा वो TA मान लेते हैं, और xb अगर 1 है तो टेम्परेचर हम मान लेते हैं TB। ये इसका बॉइलिंग टेम्परेचर। इसके बीच में हम लोग एक कर्व बनाते हैं और ये कर्व हमें क्या शो करेगा? ये कर्व हमें शो करता है कि यही लिक्विड फेज है, ये लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज। और ऊपर वाले को हम लोग इस तरह से कर्व बनाएंगे, इसको हम लोग वेपर फेज, वेपर फेज, ये वेपर फेज है। अब TA जो है वो कंपोनेंट A का बॉइलिंग पॉइंट है और TB जो है वो कंपोनेंट B का बॉइलिंग पॉइंट है। मान लेते हैं यहां पे हम लोग एक टेम्परेचर लेते हैं Tx। अगर हम लोग एक टेम्परेचर ले लें Tx, ये टेम्परेचर हमने लिया Tx, और Tx जो टेम्परेचर था वो x कंपोनेंट के लिए था। इसी को अगर हम आगे बढ़ाए तो ये जो है x1 हो जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें दिखता क्या है कि इसकी तुलना में यहाँ पे ये वेपर फेज ज्यादा है, ये वेपर फेज जो है वो ज्यादा है और लिक्विड फेज कम है। तो इससे जो वेपर्स का फॉर्मेशन होगा जब हम उसको डिस्टिल करेंगे तो हमें B के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, A लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। इस प्रोसेस को हम फिर रिपीट करते हैं। मान लो कि हमने एक दूसरा टेम्परेचर लिया जो Ty है। अगर हमने टेम्परेचर Ty लिया तो ये Ty टेम्परेचर जो होगा वो यहाँ है और ये इसका y कंपोनेंट है। इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ ले आए तो देखो वेपर फेज फिर बढ़ गया और ये y1 है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, Ty किया, तो Ty जाने पर भी जो वेपर फेज है B का वो A के लिक्विड फेज से कहीं ज्यादा है, यानी B का जो वेपर होगा वो ज्यादा होगा। तो जब डिस्टिलेशन करेंगे तो B का कंपोनेंट अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाते हैं, और जब बार बार रिपीट करते जाएंगे तो एक कंपोनेंट क्या होगा? अलग हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट अलग हो जाएगा। तो दिस थिंग इज पॉसिबल ओनली फॉर द आइडल सॉल्यूशन। ये केवल किसके लिए पॉसिबल है? आइडल सॉल्यूशंस के लिए। और आइडल सॉल्यूशंस जो होंगे वो जियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे, दे कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट। वो अपने कंपोनेंट्स में जो है अलग अलग किए जा सकते हैं। दूसरी चीज
सॉल्यूशंस होंगे, जो ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनका लिक्विड फेज और उनका वेपर फेज जो होता है वो दोनों एक पॉइंट पर आके क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो उसी पॉइंट पे दोनों के वेपर्स जो होंगे वो कंडेंस होंगे और दोनों के वेपर्स कंडेंस होकर यानी डिस्टिल होकर के जो हमें लिक्विड मिलेगा उसमें दोनों कंपोनेंट्स की सिमिलर परसेंटेज अवेलेबल रहेगी, सिमिलर मोल फ्रैक्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? द सॉल्यूशंस which boils at constant temperature. The solutions which boils at constant temperature and can distill unchanged in composition are called azeotropic solutions or mixtures। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन और मिक्सचर यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं और ये जब डिस्टिल किए जाते हैं तो इनका कंपोजिशन कैसा होता है, अनचेंज्ड होता है। और इनका कंपोजिशन जब अनचेंज्ड होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स जो होते हैं वो नॉन आइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। जो नॉन आइडल सॉल्यूशंस होंगे वही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे नॉन आइडल सॉल्यूशंस जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, एक वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो इसी के आधार पर जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, यानी दोनों कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट्स होगा जब उनको हम लोग क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशंस को मिला लेंगे, दोनों कंपोनेंट्स को मिला लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक लोअर टेम्परेचर पर जो दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, चाहे जितना कम हो, इससे मतलब है 0.5 केल्विन कम हो जाए, 1 केल्विन कम हो जाए, लेकिन दोनों के पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट से वो पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस बॉइलिंग पॉइंट पर दोनों कंपोनेंट्स के लिक्विड फेज और वेपर फेज क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो उसी पॉइंट पर दोनों कंपोनेंट्स उस सॉल्यूशन के वेपोराइज होंगे और जब उनको डिस्टिल करेंगे तो दोनों के फिर से कंपोनेंट सॉल्यूशन में मिल जाएंगे आफ्टर डिस्टिलेशन। तो ये जो होता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाता है। तो दो तरह के होते हैं एजियोट्रॉप, एक तो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरा जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होगा कि उसमें जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उस बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट पर दोनों के वेपर फेज और लिक्विड फेज क्या होंगे, एक समान हो जाते हैं। दोनों के वेपर फेज और लिक्विड फेज एक समान हो जाएंगे और उसी को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो दो होते हैं, एक हो गया क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जितने ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। तो दोज सॉल्यूशंस
which shows positive deviation from Raoult's law. ये जो होंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होंगे। जितने ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे किससे, राउल्ट लॉ से, वो क्या हो जाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। और जितने ऐसे होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो दोज सॉल्यूशंस which shows negative deviation from Raoult's law, जितने ऐसे होंगे जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो सब मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होते हैं। इनको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एक मिक्सचर देखते हैं हम लोग। किसका मिक्सचर देखें, एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर देखते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिया C2H5OH और यहाँ पे हमने ले लिया H2O। हम लोग जानते हैं कि C2H5OH का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट 351.5 केल्विन है। 351.5 केल्विन 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 351.5 केल्विन एथेनॉल का, प्योर एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। और वाटर का आपको पता है कि 373 केल्विन होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 373 केल्विन हो गया। ये इसका देखें अगर हम लोग, तो यहां पे क्या मिलता है हमको कि ये इसका लिक्विड फेज है। ये क्या है, इसका लिक्विड फेज है। ये इसका लिक्विड फेज है और ये कर्व ऐसे आता है, ठीक है। अगर हम लोग वेपर फेज देखें तो देखो, वेपर फेज जो होगा वो यहां इसका आएगा और इसका जो है वो यहां आता है। तो ये पोर्शन जो है यही एज़ोट्रॉप्स है। ये पॉइंट जो है, अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये पॉइंट 351 केल्विन है। इस 351 केल्विन पर एथेनॉल और वाटर का लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों क्या होगा, बराबर हो गया। और इसी पे आकर के ये लिक्विड क्या होता है, डिस्टिल होता है, सेपरेट होता है। लेकिन जब सेपरेशन होगा तो जितना पोर्शन एथेनॉल का है उस प्लेट में उतना ही एथेनॉल, और जितना पोर्शन वाटर का है उतना ही वाटर रहेगा। तो ये जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स है। और किसमें पाया जाएगा, जितने ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। तो एथेनॉल और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट लॉ से। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप शो करता है। दूसरा अगर एक और हम लोग देखें, एक और हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, और ये सॉल्यूशन है वाटर और HCl का, H2O और HCl। अगर H2O और HCl का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन है। और HCl का जो है, HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 188 केल्विन। 188 केल्विन। अभी इसको हम लोग गर्म करना शुरू करते हैं तो दोनों के सॉल्यूशंस को गर्म करते ले जाते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पे और इसका जो कर्व होगा वो इस तरह से, इसको इतना गर्म करना पड़ता है और इसको इतना गर्म करना पड़ता है। ये जो है वो लिक्विड का
कर्व है, ये लिक्विड फेज है, ये लिक्विड फेज है। देखा क्या गया कि एक ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर H2O और HCl इन दोनों के लिक्विड फेज और वेपर फेज जो होता है वो दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और ये टेम्परेचर है 381.6 केल्विन। तो यही एज़ोट्रॉप्स कहलाता है। जब इसको हम लोग डिस्टिल करते हैं, जब इसको हम लोग डिस्टिल करेंगे तो डिस्टिल करने पर ये H2O का इतना कंपोजिशन और ये HCl का इतना कंपोजिशन, यानी रेशियो जो होते हैं वो सेम मिलते हैं किसमें, डिस्टिलेट में। तो ये देखो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का, ये बॉइलिंग पॉइंट दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो गया, इसीलिए इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, एज़ोट्रॉप्स। और ये ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में मिलते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा, स्पेशली जो पूछा जाता है इस पे सवाल वो यही कि आपको एक सॉल्यूशन मिक्सचर दिया जाएगा, एक सॉल्यूशन दिया जाएगा दो कंपोनेंट्स का। हमेशा जब भी इस चैप्टर में बात होगी तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात होगी, और उसमें आपसे पूछेगा कि जरा बताइए इसमें कौन मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स हो सकता है और कौन मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स हो सकता है। तो आपको खाली याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और कौन कौन से ऐसे होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होंगे, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं या एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, और कैसे हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन पढ़ेंगे, और उस पोर्शन को हम लोग कहते क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या जिसको हम लोग कहते हैं अणुसांख्य गुणधर्म। अणुसांख्य गुण किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो उस सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित सॉल्यूट की मॉलिक्यूल्स की संख्या पर निर्भर करता है, जो उसके अंदर उपस्थित सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज है और कितनी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या चीज होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन which depends upon the number of solute particle. The properties of a solution which depends only on the number of solute particles, which depends on only on the number of solute particles but not on the nature, जो केवल किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पर। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं या अणुसांख्यिक गुणधर्म कहते हैं। यानी किसी भी सॉल्यूशन की वो गुण जो उसके अंदर मिले हुए सॉल्यूट के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोगों को पढ़नी है वो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। सबसे पहला जो पढ़ना है वो है रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहली चीज हम लोगों को ये पढ़नी है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, RLVP,
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी चीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी चीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार ऐसी चीजें हैं जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। हमेशा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी वो तभी पॉसिबल है जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला होता है। दूसरी चीज कि दिस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering in vapor pressure। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम लोगों ने इसके पहले जब राउल्ट्स लॉ पढ़ा था तो वहां पे हमने राउल्ट्स लॉ देखा था कि अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो उपस्थित है तो ऐसी कंडीशन में उस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होता है वो उनके प्योर कंपोनेंट्स के प्रेशर से कम हो जाता है। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है तो उस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो उसके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, क्या चीज होगा? बाइनरी सॉल्यूशन है अगर, और ये बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट A है और सॉल्यूट जो है वो क्या है? B है। और B क्या है? ये नॉन वोलेटाइल है। तो अगर सॉल्यूट B नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित है A और B उपस्थित है, तो जो यहाँ पे वेपर्स बनेंगे ये वेपर्स केवल किसके होंगे? A के। वेपर्स किसके होंगे? A के। B का कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि फॉर अ सॉल्यूशन containing non volatile solute, सॉल्यूशन के लिए जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है तो P जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? यानी P टोटल दैट विल बी इक्वल टू क्या? PA क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। यानी P जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? PA के बराबर। और P टोटल जो होगा दैट इज इक्वल टू PA इक्वल टू कितना होता है? P नॉट A XA। किसके बराबर होता है? P नॉट A XA के बराबर होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P नॉट A XA के बराबर क्या हो जाएगा? P टोटल जो होगा वो P नॉट A XA के बराबर होगा। लेकिन जो वेपर प्रेशर मिला उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि P टोटल जो है वो कम हो जा रहा है। P टोटल क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। किससे कम हो जा रहा है? P नॉट A XA से। P नॉट A XA से कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक कंटेनर में हमने केवल AA भरा है, ये केवल AA है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा वो केवल A का होगा। लेकिन अगर A और B है तो B जो होगा वो कहाँ होगा? B जो होगा वो इस सरफेस पर होगा, ये सरफेस पर होगा, तो फुल्ली A को वेपोराइज भी नहीं होने देगा। इसलिए इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कितनी चीजें समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि यहाँ पे जो XA है, XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। कैसा होगा? ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो सिंस
XA is always less than 1। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर तो B भी उपस्थित है ना, तो उसका भी तो कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, तो हमेशा XA जो होगा वो लेस देन 1 होगा। इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा A कंपोनेंट का वो लेस देन 1 होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो हमेशा लेस देन P नॉट A होगा। तो therefore P total is always less than P नॉट A। हमेशा किससे? P नॉट A से क्या होगा? कम होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो आइए देखते हैं, अगर ये सिचुएशन यहां पे अराइज होती है, अगर ये सिचुएशन यहां पे आ जाती है तो जो लोअरिंग होती है वेपर प्रेशर में वो कितनी होगी और कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो अगर Pt जो है वो लेस देन कितना हो जाता है? P नॉट A हो जाता है, तो P नॉट A माइनस Pt दैट कैन बी इक्वल टू डेल P। किसके बराबर हो जाएगा ये? डेल P के बराबर। ये क्या चीज है? ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, lowering in vapor pressure due to non volatile solute। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से जो वेपर प्रेशर में कमी हुई वो क्या है? डेल P। जो वेपर प्रेशर में कमी हुई वो क्या है? डेल P। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत नहीं है? यानी डेल P इक्वल टू हमको कितना मिल गया? P नॉट A माइनस P नॉट A माइनस कितना? P। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, P टोटल ना लिख करके आप PA लिख दो, यहां भी PA लिख दो, क्योंकि ये पार्शियल वेपर प्रेशर होगा और जो वेपर प्रेशर टोटल क्रिएट हो रहा है वो किसके लिए? केवल कंपोनेंट A के ही प्रेशर से बन रहा है। तो आप PA भी लिख सकते हो, P टोटल भी लिख सकते हो। आइए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? P नॉट A माइनस PA को हम लोगों ने क्या पढ़ा कि PA जो होगा वो P नॉट A XA के बराबर होगा। PA किसके बराबर होगा? P नॉट A XA के बराबर होगा। अगर हम लोग यहाँ पे P नॉट A को कॉमन ले ले तो क्या ये 1 माइनस XA मिल जाएगा, यानी डेल P इक्वल टू हमको कितना मिल गया? P नॉट A इंटू 1 माइनस XA। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि 1 माइनस XA दैट इज इक्वल टू कितना होता है? XB होता है। तो डेल P दैट इज इक्वल टू कितना? P नॉट A इंटू कितना? XB। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। आइए, तो डेल P अपॉन P नॉट A दैट इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया? XB। दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आइए, इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल P इक्वल टू कितना है? P नॉट A माइनस कितना? PA अपॉन कितना? P नॉट A दैट इज इक्वल टू कितना? XB। यही जो है वो क्या चीज है? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी इतना जो है वेपर प्रेशर क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर जाने पर कम हो जाता है। इतना वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमको क्या मिला? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या चीज है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering in vapor pressure of an ideal solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of
equal to the mole fraction of solute present in the solution। यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, जो सल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी हम लोग देखेंगे कि ये तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो निकल गया, कैसे ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस चीज को हम लोग देखें। xv क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। xb अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है तो डेफिनेटली इट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट b, है ना, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट a एंड b, दोनों के द्वारा ये डिसाइड होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? दैट इज अ डेफिनेट नंबर। वो क्या होता है? एक डेफिनेट नंबर होता है कि 1 मोल इक्वल टू 1.6 into 10 का पावर 23, ऐसा होता है। 1.602 into 10 पावर 23। एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मोल फ्रैक्शन है तो डेफिनेटली इट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में बताता है, और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो डिसाइडेड होता है नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? बिकॉज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। किसके द्वारा ये डिसाइडेड होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के द्वारा डिसाइडेड होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने पढ़ा क्या कि P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A दैट इज इक्वल टू कितना? XB। तो XB इक्वल टू कितना होता है? XB इक्वल टू हो जाता है NB अपॉन NA प्लस कितना? NB। NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है। Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों है, और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल दैट इज इक्वल टू 1.602 इनटू कितना? 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, कोई भी हो, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो एटम्स हो, या फिर क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है? तो हेंस relative lowering in vapor pressure is determined by the number of moles of solute। therefore relative lowering in vapor pressure is a colligative property। अब एक चीज और इसमें हम लोग देखते हैं क्या, कि इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के द्वारा जो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, इस नंबर ऑफ मोल्स के द्वारा जो सल्यूट उपस्थित है उस सॉल्यूशन के अंदर, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। to calculate the molecular mass of solute, to calculate the molecular mass of solute, सल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A दैट इज इक्वल टू कितना? XB। हम लोग क्या जानते हैं कि XB जो होता है दैट इज इक्वल टू NB अपॉन कितना? Na प्लस NB होता है, और NB इक्वल टू कितना हो जाएगा? WB अपॉन कितना? MB, और Na इक्वल टू कितना हो जाएगा? WA अपॉन कितना? Ma, यानी मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन कितना? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो P नॉट A माइनस PA अपॉन कितना? P नॉट A, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि WB अपॉन MB का होल अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन क्या होगा? MB होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहां एक चीज याद रखने की है
क्या चीज याद रखने की है कि बट द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, बट द solution is very dilute, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। अगर सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है इसका मतलब उस सोल्यूशन में जो सल्यूट होगा वो सॉल्वेंट की तुलना में बहुत कम होगा। कैसा होगा? बहुत कम होगा। तो सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, इसलिए WB upon MB will be lesser than less to WA upon MA, hence neglected, can be neglected। चूंकि ये इतनी चीज जो है वो बहुत कम है और बहुत कम होने की वजह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन में नेग्लेक्टेड मान सकते हैं। और सॉल्यूशन में अगर इसको हमने नेग्लेक्टेड मान लिया कि इसका कोई मतलब नहीं है सॉल्यूशन में, तो अब हमें क्या मिल जाएगा? तो अब हमें मिल जाएगा कि P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A दैट इज इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन कितना? MA। मिल गया? या इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें मिला क्या कि P नॉट A माइनस PA अपॉन कितना? P नॉट A दैट इज इक्वल टू WB MA अपॉन MB और WA। हमें निकालना क्या है? ये MB निकालना है। क्या चीज है ये MB? मोलर मॉस ऑफ सॉल्यूट, मोलर मॉस ऑफ सॉल्यूट। ये मोलर मॉस ऑफ सॉल्यूट है और इसी को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो अब हमको देख करके ही क्लियर हो गया कि इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? MB को बाहर निकाल लो और MB की जगह पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को रख दिया जाए। अगर MB की जगह पे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पुट अप कर देते हैं तो हम मोलर मॉस ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम MB को कैलकुलेट कर सकते हैं। MB इक्वल टू कितना हो गया? WB इंटू MA अपॉन P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इंटू WA। So this is the equation through which we can calculate the molecular mass of solute, non-volatile solute present in the solution and which creates relative lowering in vapor pressure। तो ये था आपका पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एंड हाउ कैन वी डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगले लेक्चर में हम लोग इन चीजों पे चर्चाएं करेंगे। तब तक आप लोग इन फॉर्मूलों को प्रिपेयर करिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी